प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत जो कक्षा 12 फिजिक्स के संबंधित टॉपिक अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करेंगे। ओम के नियम की क्या करेंगे? व्याख्या। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम यही कहता है कि बेटा क्या कहता है, बी प्रपोर्शनल क्या होता है? आई। योग कह लीजिए तो हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहता है बी अपान आई बराबर नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक। तो हम लोग को इसी को सिद्ध करके दिखाना है। हम लोग को क्या करना है, किसके आधार पर? अनुगमन वेग के, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के आधार पर। हाँ, आप चाहो तो इसमें क्या जोड़ सकते हो? मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या जोड़ सकते हो? हाँ, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग क्या? क्योंकि अनुगमन वेग किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या, जो कि मान के चलिए आज की परीक्षाओं में 3 नंबर में पूछा जाता है। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण। ठीक है, तो चलिए जो हम लोगों को नॉलेज एकत्रित है उसी के सहारे हम लोग ये बात को जो है क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं। उद्देश्य हमारा ये, ध्यान दीजिए, हम लोग को कहाँ पहुँचना है? बी अपान आई बराबर नियतांक हम लोगों को क्या करना है, दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे? माना कि एक चालकता है जिसकी लंबाई स्मॉल एल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? हमने मान लिया कि माना कि हमारे पास क्या है, चालक तार है, हाँ, जिसकी लंबाई क्या है, स्मॉल एल है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए। ठीक है, हम लोग कहेंगे कि इस तार के सिरों के बीच V वोल्ट का विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉन कैसे गत करते हैं? अनुगमन वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? बीडी से। अनुगमन वेग बीडी से क्या करते हैं? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गत करते हैं। अनुगमन वेग बीडी से वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कैसे गति करते हैं? करते हैं। हम कहेंगे इतना क्लियर हो गया ना? हमने माना कि कोई चालक तार है, हाँ, जिसकी लंबाई क्या है, स्मॉल एल है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्या है, क्षेत्रफल कैपिटल ए। जो हम क्या करते हैं, इसके सिरों के बीच मान लो बी वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन पर बल अनुभव करते हैं ना, तो क्या करेंगे, गत करेंगे। और इलेक्ट्रॉन कैसे गत करते हैं? अनुगमन वेग से गत करते हैं वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। ठीक है, और किस डायरेक्शन में गत करते हैं? तो आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो है क्या करते हैं, गत करते हैं। वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गत करते हैं। हम कहेंगे किसका? प्रवाहित धारा। आखिर जब विभवांतर लगाए धारा बहेगा नहीं, तो आई बराबर क्या मिल जाएगा,
यानी ई ए बी डी। हाँ, ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण एक हो जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण एक बन जाएगा। आप लिख सकते हो कि जहां हम लोग यहाँ पर एन के बारे में बात नहीं की। ई तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। लेकिन एन क्या है, आप लोग उससे पहले फिलहाल जान रहे हैं। तो एन क्या है, हाँ हाँ, तार के हाँ प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन का चाहे कहो संख्या चाहे कहो संख्या है, यानी क्या ध्यान दीजिएगा, चालक के प्रति एकांक आयतन। कहाँ, चालक के प्रति एकांक आयतन की बात हो रही है। यानी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या n होता है वो चालक के प्रति एकांक आयतन में होता। बात क्लियर। चलिए हम कहेंगे तो प्यारे बच्चों धारा का प्रभाव होने लगे। अगर हम मान लें क्योंकि वोल्टेज आपने लगा दिया है, वोल्टेज आपने लगा दिया है तो वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा कि नहीं। हम मान लेते हैं कि तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत जो क्षेत्र है वो क्या है, एक समान। ठीक है, हम कहेंगे कि यदि तार के प्रत्येक बिंदु पर, तार के प्रत्येक बिंदु पर क्या वैद्युत क्षेत्र एक समान मानना हो तो आप जानते हैं क्या बेटा, ई बराबर बी बट्टे क्या। आपको पढ़ाया गया, आपको वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर की मत समझ जब बताया गया था तो आप बताया गया था हमने दो प्लेट होने लिया था, उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को डी माने थे, और विभवांतर को बी माने थे। ठीक है, तो हमने कहा था कि प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र एक समान हो तो ई बराबर बी बाई डी। लेकिन यहाँ पर लंबाई को हमने क्या लिया है, जो बीच की दूरी कह सकते हो, आखिर सिरा तो यही है, इसके बीच की दूरी को एल लिया है, इसलिए हमने क्या लिखा, एल लिख दिया। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉन बल का अनुभव करते हैं। हाँ, इस वैद्युत क्षेत्र उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन कितना बल अनुभव करते हैं आप जानते हो, किसके बराबर होता है, यह बराबर क्यू ई। हाँ, जहाँ क्यू क्या होता था, आवेश होता है, क्यू क्या होता था, आवेश। लेकिन यहाँ आवेश किस पर, इलेक्ट्रॉन पर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई माने स्मॉल ई माने इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्लस ई माने कैपिटल ई माने वैद्युत क्षेत्र। हाँ, हम कहेंगे कि यदि ई के कारण इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला क्या बल, क्या बेटा, F हो तो यह बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई। तो चूंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा कि नहीं। ये आपका समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण क्या बन जाएगा, 3। अब समीकरण 2 और 3 से देख लेते हैं, कहाँ से बेटा। हाँ, समीकरण 2 और, तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण सेकंड व समीकरण थर्ड से, मतलब अब समीकरण सेकंड से हम लोग ई का मान उठा के समीकरण थर्ड में रख देंगे तो आप देखेंगे क्या पा जाएंगे, आप पा जाएंगे F बराबर, ई तो है, ई तो आपका है ही ना, और कैपिटल का मान क्या है, बी बट्टे। ये आपका अगला समीकरण बन गया, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है बेटा। अब जानते रहो कि जब बल कहीं पर कार्य करता है, क्या कार्य करता है, बल कार्य करता है किसी भी चिन्ह पर, तो आप जानते हैं उसमें त्वरण क्रिएट। यानी यदि इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण क्या हो, अल्फा हो। ठीक है, मैं नीचे लिखूंगा, क्या लिखूंगा बेटा, यदि इस बल के कारण
यदि इस बल के कारण किसमें इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, क्या बेटा, उत्पन्न त्वरण क्या हो, अल्फा हो, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अरे अल्फा लिखो चाहे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर क्या होता है, बल बटे द्रव्यमान, बल बटे द्रव्यमान, यानी अल्फा बराबर क्या होगा, या बटे यम होगा, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन नंबर जो है 5। नीचे आप लिख सकते हैं कि जहां यम का है, जहां यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अरे भाई जिसका त्वरण है उसी का तो द्रव्यमान होगा, अरे जब बराबर एम होता नहीं है, ठीक है। तो जब बराबर एम तो एक मैंने चाहे एक हो चाहे अल्फा, तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको क्या ही मान लीजिए, ए मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं सोच रही कहाँ से अल्फा आ गया, यहाँ तक हमें नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि आपने जाना अगर आप वोल्टेज लगाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा तो उसमें त्वरण क्रिएट होगा। यहाँ तक हमारा प्रोसेस जो है पहुंच चुका है। ध्यान रहे हमारा उद्देश्य क्या है, हम लोग अनुहा ओम के नियम की व्याख्या कर रहे हैं। किसकी व्याख्या कर रहे हैं, ओम के नियम की व्याख्या कर रहे हैं, वो भी किसके आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर। किसके अनुगमन वेग के आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के आधार पर, ठीक है। तो ओम के नियम क्या है, B/I बराबर क्या लाना है, नियतांक। अगर हम इसको नियतांक दिखा ले जाते हैं इन सब के सहारे, तो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम यानी की व्याख्या सफलतापूर्वक आपका संपन्न हो जाएगा। अब हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे, बात को क्या करेंगे बेटा, आगे बढ़ाएंगे। हम लोग कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि जो कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं, तो क्या होते हैं, वो धनायनों से टकराते हैं। क्या होते हैं, धनायनों से टकराते हैं, और टकराने के कारण प्रत्येक टक्कर के पश्चात क्या होता है, उनका जो डायरेक्शन होता है बदलता तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र उपस्थित हो चुका है तो एक निश्चित दिशा में चलते हैं। तो टकराते हैं, टकराने के बाद फिर उनके वेग में क्या होती है, वृद्धि होने लगती है, क्योंकि बल कार्य कर रहा है ना, तो क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। और वो किस दिशा में वृद्धि होती है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में वृद्धि होती है, ठीक है। प्रत्येक टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन के वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों, क्योंकि जब त्वरण है तो वृद्धि जाहिर सी बात है होगी। बात के लिए हम लोग मान लें कि किन्हीं भी दो कर्माकर टक्करों के बीच का जो समय अंतराल है, आखिर टकराएंगे तो दो टक्कर के बीच का जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का समय अंतराल, अगर मान लो सपोज कीजिए टो है, क्या कीजिए, टो है, समय अंतराल किसी बताया गया है ना, जिसको अब आगे चल के स्थिरांक काल नाम देंगे। तो टो हो, ठीक है। तो बताइए वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में त्वरण कितना है, त्वरण ए है, आपने ये माना था अल्फा मान दे तो अल्फा होता, और दो टक्करों के बीच का समय अंतराल कितना है, टो है। तो बताइए किन्हीं भी दो टक्करों उसके वेग में जो वृद्धि होगा, कितने की वृद्धि होगा, तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन माने वेग वृद्धि, वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन मतलब क्या कि वेग वृद्धि, तो यानी वेग वृद्धि, ध्यान दीजिएगा, बटे समय या समय अंतराल, ये तो होता है। तो वेग वृद्धि बराबर जब आप देखेंगे तो किसके बराबर आएगा, त्वरण गुणे समय के बराबर आएगा। यानी बेटा प्रत्येक टक्कर के बाद उसका वेग में कितना वृद्धि होगा, ए टो की वृद्धि हो जाएगी। किसकी वृद्धि होगी, इतने वेग की क्या होगी, वृद्धि होगी। बात क्लियर ना। हम मानेंगे बेटा इसके बाद कि यदि वैद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन से गति करते हैं, वैद्युत क्षेत्र नहीं रहेगा तब भी इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो मैं बोलूंगा कि यदि वैद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में, ठीक है, और वो किस वेग से गति करते हैं, उष्मीय वेग से, उष्मीय वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं। तो मान लीजिएगा क्या, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की वैद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में जो उष्मीय वेग है, सपोज कीजिए U1 है, क्या है, U1 है,
उसमें वेग u1 हो तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उसका वेग कितना हो जाएगा, पहले से था ना, और वैद्युत क्षेत्र के कारण तो वेग वृद्धि हुआ है, समझ रहे हो? वेग वृद्धि क्यों हुआ? वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उसका कुल वेग कितना होगा, u1 प्लस a2। बात क्लियर? अब a2 ना क्या करके, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे तो इनका मान लीजिए इसका जो समय है वो, अगर उसका वेग u1 है उसमें वेग, तो उसका जो समय लगा होगा मान लीजिए टाउ है, तो उस वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उसका बेटा जो वेग होगा वो लिखना होगा। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, हाँ, तो किसी का u2 प्लस a टाउ 2 होगा, किसी का u3 प्लस a टाउ 3 होगा, किसी का u4 प्लस a टाउ 4 होगा। बात समझ आ रहा? अगर आपके n इलेक्ट्रॉन है तो un प्लस क्या a टाउ n होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों के जो वेग होंगे वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये होंगे। और आप फिर जानते क्या है, तो इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हुआ। ये भाषा लिखाना पड़ेगा, ठीक है, ये भाषा लिखाना पड़ेगा। तो मैं छापूं, छाप दें? चलिए भाई, आप लोगों की इच्छा से राखूं। हम कहेंगे कि हाँ, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वैद्युत इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धनायनों से टकराते हैं। साफ करेंगे क्या, धन आयनों से क्या करते हैं, टकराते हैं, और प्रत्येक टक्कर के बाद उनके वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। प्रत्येक टक्कर के बाद फिर क्या होता है, उनका वेग बढ़ने लगता है। इस पर बात हम लोग पहले भी किए थे कि अगर बेटा टकराते नहीं तो उनका त्वरण के कारण वेग बहुत अधिक हो जाता है, लेकिन हरदम टक्कर होता है इसलिए वेग घट जाता है, फिर बढ़ना प्रारंभ होता, फिर टक्कर होता, फिर घट जाता, फिर बढ़ना प्रारंभ होता। इसलिए बहुत ज्यादा उनका वेग नहीं हो पाता, जो अनुगमन वेग होता 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकंड नहीं हो पाता, ठीक है, तो वृद्धि होता। हम कहेंगे आगे, यदि किन्हीं दो टक्करों के बीच का समय अंतराल क्या हो, टो हो, तो इलेक्ट्रॉन के वेग में कितने की वृद्धि होगी, a2 की वृद्धि होगी। कोई प्रॉब्लम? वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कितने की वृद्धि होगी, a2 की वृद्धि होगी। लिखे रहो, फिर समझ तो मिले ना, क्या नहीं। अब आप क्या कहेंगे कि यदि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी इलेक्ट्रॉन का उसमें वेग क्या हो, u1 हो, तो उस इलेक्ट्रॉन का क्षेत्र की उपस्थिति में वेग क्या होगा, u1 प्लस a तो 1,
होगा। ठीक है, आप आगे कह सकते हैं कि जहां क्या है, जहां टोवन जो है क्या बेटा, जहां टोवन क्या है, उस इलेक्ट्रॉन का दो कर्मागत टक्करों के बीच का समय अंतराल है। जहां टोवन उस इलेक्ट्रॉन का दो कर्मागत टक्करों के बीच का क्या है, समांतराल। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम कहेंगे इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों के वेग कितना होंगे। हाँ, इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों के वेग कितना होंगे, U2 प्लस A2 1 के लिए लिख लेंगे, गामा U3 प्लस A3 गामा U4 प्लस A24। बात समझ आ रहा, डाट होंगे कि नहीं। और यही सभी इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है, माने औसत वेग होता है, वो क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। हम कहेंगे इन्हीं कितने इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का क्या वेग या इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही किसके बराबर होता, अनुगमन वेग के बराबर होता है। अनुगमन वेग के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। और आप मान चुके हैं कि अनुगमन वेग क्या है, अनुगमन वेग हमारा Vd है। ठीक है, तो देखिए Vd बराबर क्या मिल जाएगा, कुल जोड़ लीजिए। औसत कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज का जब हम लोग औसत निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो हम उन राशियों को जोड़ लेते हैं और जितनी क्वांटिटी या राशि होती है उतने से भाग दे देते हैं। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी सबका वेग अगर आप काउंट करेंगे तो U1 प्लस A1 प्लस U2 प्लस A2 प्लस U3 प्लस A3 प्लस डाट n इलेक्ट्रॉन है ना, तो UN प्लस A2n। चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, इसलिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब देखिए तो Vd बराबर, हम लोग अब थोड़ा सेपरेट करते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस कहाँ UN, और बटे क्या मिल जाएगा, कोई दिक्कत बेटा नहीं। और इधर वाली फॉर्मूले से मैं A को कॉमन ले लेता हूँ, तो देखो क्या मिलेगा, टो1 टो2 टो3 डाट टोn, और बटे क्या मिलेगा, बटे बेटा n मिलेगा। अब देखो ये क्या है, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग, ये क्या है, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग है, जो कि किसके बराबर होता है, शून्य। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया है ये किसके बराबर होता है, शून्य, अर्थात 0 के बराबर होता है। तो ये पद हमारा क्या हो गया बच्चों, ये पद हमारा हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखो ये क्या है, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत समय है या समय अंतराल। तो सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत समय अंतराल होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, श्रांत काल कहेंगे। और जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, टो से करते हैं कि नहीं। आप यहाँ कह सकते हो कि क्योंकि जो टो है किसके बराबर है, जो आपका टो है वह है टो1 टो2 टो3 डाट
टो एन अपान यानी किसके बराबर होता है? क्रांति काल। क्रांति काल के बराबर होता है। यानी अगर मैं यहाँ से देखूं बेटा तो हमें यहाँ से ए बराबर क्या मिलेगा, या ए बराबर ना निकालो, यानी हमको मिल गया यहाँ से बी डी बराबर ए टो। इक्वेशन नंबर अगला क्या बन रहा है बच्चों? इक्वेशन नंबर 5 हमारा यहाँ पर बन चुका है, इसलिए इक्वेशन नंबर इसे हम लोग क्या मानेंगे? 6 मान लेंगे। अब हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 5 से ए का मान इक्वेशन नंबर 6 में लाके रखेंगे, ठीक है। यानी मैं संक्षिप्त में अगर लिखना चाहूं तो मैं कहूंगा समीकरण 5 एंड समीकरण जो है 6 से तो हमें क्या मिल जाएगा? बी डी मिलेगा। और बी डी कितना आ गया? ए का मान कितना है बच्चों? यह बटे यम, क्या है? यम बटे यम है, और टो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जानते हो कि बी डी बराबर यफ का मान भी हम लोग क्या निकालें? देखिए ए बी बटे यल है, तो मैं यफ की जगह क्या लिखूं? ए बी बटे यल, और बटे कितना? बटे जो है यम लिख लें, और टो लिख लें। आगे लिखेंगे, कहां से लिख रहा हूं मैं? समीकरण 4 से, ठीक है। अब यहां से अगर आप बीडी चेक करें तो कितना मिलेगा? यम आपका ऊपर चला जाएगा ना? नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये ऊपर की राशि इसके नीचे एक आएगा। मैं भी चेक कर रहा था, दोनों जी जल्दी से बोल दो। तो क्या होगा? यम यल होगा और टो हो जाएगा, होगा कि नहीं? ये आपका क्या मिल गया बच्चों? ये आपका बीडी मिल गया। अब इस बीडी का मान उठाइए और समीकरण 1 में पुट कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं। हम कहेंगे कि बीडी का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना? हमने बीडी बराबर बेटा इतना आया, तो बीडी बराबर 8 आ गया। तो हमने क्या किया? ए का मान समीकरण 5 से उठा करके यहाँ पर रखा, तो हमें ये प्राप्त हुआ। और चूंकि जब का मान 4 में दिया था ए बी बटे एन, तो मैंने उसको रख दिया और उसको हल किया, तो बीडी का मान हमें इतना प्राप्त हुआ। अब इस बीडी का मान उठा के समीकरण 1 में रखने चल रहे हैं। तो देखिए हमें आई बराबर क्या प्राप्त होने वाला है। तो आई बराबर क्या प्राप्त होगा? एन ई ए। बीडी का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों? बीडी का मान है ई बी बटे एम एल, और साथ में क्या आ गया? टो आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से बच्चों मैं क्या करने वाला हूं? दोनों पक्षों में जो है पहले बी से भाग दे दीजिए। क्या कीजिए? बी से भाग, तो क्या बनेगा? क्योंकि हमारा उद्देश्य बी अपान लाई लाना, तो पहले आई बाई बी निकाल लीजिए। अब उल्टे देंगे आ जाएगा, तो आई बटे बी। तो इधर का बी से बी क्या होगा? कैसे? यहाँ देखा जाए प्यारे बच्चों, तो एन ई और ई मिल करके ई स्क्वायर हो जाएगा, एन ई स्क्वायर। और उसके बाद क्या मिलेगा? इसके बाद एन ई स्क्वायर ए हो गया, और क्या है? टो है, ठीक है। यहाँ चाहो तो इसके नीचे मैं यम लिख देता हूँ और इसके नीचे मैं यह लिख देता हूँ। हमें कुछ इतना मिल रहा है कि नहीं बच्चों? मिल रहा। अब अगर मैं इसे उल्ट दूं, यानी बी अपान आई लिखेंगे, तो इधर का भी तो पाला पलट जाएगा। क्या मिलेगा? मिल जाएगा आपका यम बटे एन ई स्क्वायर। तो भी लिखोगे नीचे आ जाएगा ना। और क्या मिल जाएगा? स्मॉल एल बटे कैपिटल ए मिल जाएगा कि नहीं? स्मॉल एल बटे कैपिटल ए आपको मिल जाएगा। तो बेटा एक निश्चित ताप पर अगर देखा जाए तो स्मॉल एम क्या होता है? संख्यात्मक मान है, निश्चित। एम क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, निश्चित। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, निश्चित। टाउ क्या है? समांतराल, यानी और उसका जो समांतराल होगा वो भी निश्चित हो जाएगा। और यह तो आप जानते हो निश्चित है ही। और ए भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो तार के लिए निश्चित रहेगा ही। मिला जुलाकर इस सबके सब एक संख्यात्मक मान देंगे। अगर इसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमें एक निश्चित मान प्राप्त होगा, अर्थात एक नियत मान प्राप्त होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं, यहां जो यम, चलिए मैं यहां लिख रहा हूं, हम कहेंगे यहां ध्यान देना, यम बटे एन ई स्क्वायर
रियल बटे ए बराबर क्या है, नियतांक है बच्चों। देयरफॉर किसके बराबर होता है, बी अपान आई बराबर आर होता है, यानी ये आर के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। देयरफॉर आर बराबर आपको क्या मिल जाएगा, आर बराबर आपको एम एल अपान एन ई स्क्वायर टो और ए प्राप्त हो जाएगा। हम कहेंगे कि देयरफॉर, अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, पूरा का पूरा आर हो गया, अर्थात नियतांक हो गया, अर्थात बी अपान आई बराबर क्या मिल गया, नियतांक मिल गया कि नहीं बच्चों। तो यही क्या है, यही ओम के नियम, यही क्या है, यही ओम का तो नियम है। तो प्यारे बच्चों, इस छोटा सा डेरिवेशन जो आपके सामने जो है प्रस्तुत किया गया, और मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। तो अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आती है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द आपके सामने हम लेकर के हाजिर होंगे।